भारत के महान सपूत रतन टाटा जी को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। उनका निधन कल देर रात 9 अक्टूबर की देर रात को मुंबई के हॉस्पिटल में देहांत हो गया। ये जो समाचार है ये इतना दुख भरा है कि भारत के सारे मीडिया में पूरे हेडलाइन बन के छाया हुआ है। जो ये भारत को क्षति हुई है ये भारत कभी पूरी नहीं कर पाएगा। उन्होंने भारत के लिए अपनी ज़िंदगी पूरे बहुत योगदान दिया है हर तरीके से। और जो ये न्यूज़ के क्लिप्स हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस की, ये मैंने लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। रतन टाटा जी का जो जीवन था वो बहुत अलग अलग वर्सेटाइल टाइप का था। वो अमीर होते हुए भी गरीबों के संग भी रहे और उन्होंने गरीबी वाला जीवन जीने के लिए गरीबों के बीच में रह के उनके साथ काम किया। गरीब लोगों के लिए सोचा ज़िंदगी भर और भारत की तरक्की में हमेशा अपना योगदान दिया। तो और उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा में विषय रहा, अमीरी वगैरह के बारे में तो हर कोई जानता है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ये नहीं जानते कि उनको 4 बार इश्क हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने शादी नहीं की। तो आइए देखते हैं कि रतन टाटा जी की ज़िंदगी, उनकी बायोग्राफी, एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो मैंने ली है सोनू शर्मा जी के यूट्यूब चैनल से। उनका मैंने लिंक, उनके चैनल का लिंक और उनके इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो डायरेक्ट वहां जाके देख सकते हैं। उनको भी सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं ये क्लिप। नमस्कार दोस्तों, सेलिब्रिटीज की अगर बात करें तो मेनली 3 तरह के सेलिब्रिटीज देखते हैं, फिल्म स्टार, खिलाड़ी और पॉलिटिशियन। लेकिन क्या आपने सेलिब्रिटी बिजनेसमैन के बारे में सुना है? सुनने में तो बड़ा अलग लगता है, लेकिन श्री रतन टाटा एक अलग ही तरह के बिजनेसमैन। अमीरों की लिस्ट में कौन से नंबर पर आते हैं पता नहीं, और हमें पता करना भी नहीं, क्योंकि श्री रतन टाटा की लिस्ट ही अलग है। मेहनत, इज्जत, ईमानदारी, नेशन बिल्डिंग, ये शब्द उनसे जुड़ गए। और यही कारण है कि 2009 में भारत सरकार उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुकी है। यही कारण है कि आज देश भर के लाखों युवा उन्हें एक रोल मॉडल की तरह देख पा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में शायद एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके 0 हेटर्स, कोई उनको नफरत नहीं करता। बहुत लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि रतन टाटा एक स्किल्ड पायलट भी है। 2007 में रतन टाटा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू पायलट एन F-16 फाल्कन। जहाज भी उड़ा सकते हैं। Aviation will always be an area that attracts me. एक इवेंट की पिक्चर अभी हाल में बड़ी वायरल हुई। मैंने जब पहली बार देखी तो आंख में पानी भर आया, जब इन्फोसिस के फाउंडर 77 साल के नारायण मूर्ति ने स्टेज पर जाके उनके पैर छू लिए। इससे आप उनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। कमर्शियली दोनों कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन नारायण मूर्ति स्टेज पर जाते हैं और श्री रतन टाटा के चरण स्पर्श करते हैं। कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान जब देश में फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो रहा था, इस दौरान उन्हें 1500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दान कर दिए। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना का डायलॉग था कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। रतन टाटा की जिंदगी लंबी भी है और बड़ी भी। 1937 में पैदा हुए, आज 86 साल के हो चुके हैं, और इन 86 सालों में उन्होंने जो कारनामे किए उनका पूरा लेखा जोखा करने में पूरा दिन निकल जाएगा, हफ्ता, महीने निकल जाएंगे। लेकिन अगले 20 मिनट में मेरी कोशिश रहेगी कि उनकी जिंदगी से कुछ विजडम के मोती आपको दे। जब एक गैंगस्टर ने उन्हें परेशान किया तो वे उससे कैसे निपटे? फोर्ड कंपनी वालों ने जब उन पर तंज कसा तो उनका $1 मिलियन रिएक्शन क्या था? प्रिंस चार्ल्स जब उन्हें फिलैंथ्रोपी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाले थे तो वे वहां क्यों नहीं गए? हम उन्हें हीरो की तरह देखते हैं। उनका हीरो कौन है जिससे उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है? उनकी नजर में हमारे देश की समस्या क्या है? जब वे टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तो उन पर उंगलियां क्यों उठी? टाटा ग्रुप को इतना बड़ा बनाने में उनकी स्ट्रेटेजीज क्या थी? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर भारतीय जानना चाहता है, रतन टाटा साहब ने शादी क्यों नहीं? यह सब और भी बहुत कुछ आज के इस धमाकेदार एपिसोड में लास्ट तक जरूर बने रहिए। And yet we have not been recognized all over the world as an enterprising country. साथियों, बिजनेस के हिसाब से 90% स्टार्टअप पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं, टैब हो जाते हैं। 5% स्टार्टअप अगले 10 साल तक चलते हैं। लेकिन सिर्फ 0.01% कंपनीज होती हैं जो 100 साल से ऊपर की यात्रा तय करती हैं। अपने टाटा ग्रुप को 150 साल से ज्यादा हो गया। टाटा ग्रुप में आज 100 से ज्यादा कंपनियां आती हैं जो 100 से ज्यादा देशों में चल रही हैं। इन कंपनियों में सुई से लेकर स्टील तक, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। भारत में तो कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां टाटा ग्रुप का कोई प्रोडक्ट ना हो, और टाटा का नमक तो बहुत लोगों ने खाया ही है। आज मैं यहां टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा के जीवन की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो सभी के लिए इंस्पिरेशन है। रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी रही। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के तत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं।
रतन टाटा जब महज 10 साल के थे तब उनकी मां बाप का तलाक हो गया। पिता नवल टाटा, मां सोनी टाटा अलग अलग हो गए, यानी जिंदगी के शुरुआती दौर में ही ईश्वर ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उन्हें और उनके भाई जिमी को उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने संभाला। वे मुंबई में टाटा पैलेस में रहते थे। उनके घर एक कार थी, बड़ी बड़ी लाइट वाली महंगी तड़कती भड़कती कार। अगर ड्राइवर कभी उन्हें उस कार में स्कूल लेने आता तो वे पैदल वापस आना पसंद करते बजाय कि उस कार में आने से। दरअसल रतन टाटा बेहद शर्मीले थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि ऐसी कार की वजह से सबके नोटिस में आ जाए। दादी को कहते थे कि आपको छोटी दूसरी गाड़ी भेज दिया करो। आज भी अगर आप उन्हें देखें तो उनकी पर्सनैलिटी में वैसे ही सौम्यता दिखाई देती है, बहुत ही हम्बल, बहुत ही सिंपल। 1955 से 1962 तक अमेरिका में रहे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अमेरिका में नौकरी करते हुए उनका वहीं लॉस एंजलिस में शादी करके सेटल होने का इरादा था, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। दादी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए वापस भारत बुला लिया। रतन टाटा ने आईबीएम की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत एक साधारण कर्मचारी के तौर पर करी। उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, वो भी एक अप्रेंटिस की तरह। टेल्को, जिसे अब टाटा मोटर कहा जाता है, और टिस्को जो टाटा स्टील है, यहां उन्होंने शॉप फ्लोर वर्कर्स के साथ काम शुरू किया। पैदल ही काम पर जाते थे, सबके साथ लग के लाइन में खाना खाते थे और सबके साथ हॉस्टल में रहते, कपड़े धोते। आम वर्कर की तरह जिंदगी जीने वाले रतन टाटा साल 1991 आते आते टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में टाटा ग्रुप को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी जैसे डेवू, कोरस, टेक्ले, रेंज रोवर और जैगुआर को टेक ओवर किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसके रेवेन्यू का लगभग 2/3 हिस्सा इसकी ओवरसीज मार्केट ऑपरेशन से आ रहा था। उन्हें इंस्टाग्राम पर लेकर कौन आया, यह भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। कहानी कंपनी के एक बिग बॉस और एक एम्प्लॉय की दोस्ती की। कहानी 2 पीढ़ी के फासले वाले 2 लोगों की दोस्ती की। 2014 में एक जवान लड़का शांतनु टाटा ग्रुप में एम्प्लॉय, एक दिन उसने एक आवारा कुत्ते को सड़क पर मरते हुए देख उन्हें लगा कि कुछ तो करना चाहिए इस बारे में। तो कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक रिफ्लेक्टर वाला डॉग कॉलर बना दिया जो रात में चमके और सड़क पर ड्राइव कर रहे लोगों को दूर से ही कुत्तों का पता चल जाए। उनको पता लगा कि उनके इस चमकने वाले कॉलर की वजह से कुत्ते की जान बच गई। उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसी का बिजनेस सेटअप करने की सोच ली। एक वेंचर शुरू किया और अपने वेंचर का नाम रखा मोटो पावर। लेकिन दिक्कत ये थी, ज्यादा कॉलर बनाने के लिए पैसा तो था नहीं, फंडिंग नहीं थी। अब वो अपने पिताजी के पास गया। पिताजी से पूछा क्या करूं। उनके पिताजी ने उन्हें सलाह दी कि रतन टाटा को भी कुत्तों से बहुत लगाव है, बड़ा प्यार करते हैं, इसलिए आप एक काम करो, रतन टाटा को एक चिट्ठी लिख दो, लेटर लिख दो। शांतनु ने रतन टाटा साहब को लेटर लिख दिया और मजे की बात, 2 महीने के बाद रतन टाटा साहब का जवाब। उन्होंने कहा कि उन्हें शांतनु का काम बहुत पसंद आया, अब वे शांतनु से मिलना चाहें। कुछ दिनों के बाद मुंबई में मुलाकात। रतन टाटा ने शांतनु को उनके कुत्तों से मिलवाया और उनके वेंचर की फंडिंग भी कर दी। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इसके कुछ समय के बाद शांतनु मास्टर्स के लिए अमेरिका चले गए, उसी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जहां से रतन टाटा ने पढ़ाई की थी। जब शांतनु का कोर्स खत्म हुआ तो मजा देखिए, रतन टाटा उनकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए गए उनके पास। फिर इनको ऑफर दिया कि आप मेरे बिजनेस असिस्टेंट बन जाओ। शांतनु ने खुशी से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। वे कहते हैं हर किसी को अच्छा दोस्त चाहिए, अच्छा मेंटर चाहिए, अच्छा बॉस। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें एक ही इंसान में ये तीनों लोग रतन टाटा के रूप में मिले। इस वीडियो में रतन टाटा शांतनु के साथ अपना 84वां जन्मदिन मनाते हुए दिख रहे हैं। शांतनु ने ही रतन टाटा को इंस्टाग्राम पर आने जैसी पर्सनल एडवाइस भी दी, जिनको मानकर रतन टाटा साहब इंस्टाग्राम पर आए। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी हस्ती की है जिसने अपने अपमान का बदला ताव में आकर नहीं बल्कि सफलता के झंडे गाड़ कर लिया। कहते हैं अक्सर लोग अपने अपमान का बदला तत्काल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन महान लोग अपने अपमान को भी अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। बात है 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतार दी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सजेशन दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। दिलचस्प किस्सा है रतन टाटा की जिंदगी का। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटे तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको समझ और जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा ही क्यों लगा दिया? ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वे वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर वापस भारत आ गए। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था। उनकी रातों की नींद उड़ गई। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि वो इस कंपनी को किसी को भी नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला कि हम फेल क्यों हुए। इसके बाद की कहानी सभी को पता है साथियों। भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। तो वहीं इस घटना के कुछ समय के बाद
फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनियां दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट होने के कागार पर पहुंच गई। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, हम इसको बेच देंगे। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में वो ऐतिहासिक मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद ये सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से तब कही थी जब टाटा साहब अमेरिका गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। मुंबई की मीटिंग में बिल फोर्ड के शब्द थे, आप आज हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, यहां सीखने वाली बात यह है कि रतन टाटा अगर चाहते हैं तो अमेरिका में उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन कहा ना कि महान लोग बातों से नहीं सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ रहा है। और फिर एक दिन न भूलने वाला हादसा हुआ, 26 नवंबर 2008 का मुंबई टेरर अटैक, जिसको लश्कर ए तैयबा ने प्लान किया। 26/11 सर्वाइविंग मुंबई। 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 9 आतंकवादी मारे गए और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसको बाद में 2008 में फांसी दे दी गई। इस घटना ने देश के साथ साथ श्री रतन टाटा को भी पूरी तरह से हिला दिया, क्योंकि टेररिस्ट के निशाने पर था टाटा ग्रुप का प्रीमियम होटल मुंबई का ताज। रतन टाटा एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि उस दिन मुझे कॉल आया, मुझे बताया गया देयर इज सम शूटिंग एट कलकत्ता, कि ताज में गोलियों की आवाजें आ रही हैं। तो मैंने ताज में कॉल किया, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं किया। उस दिन मैं आधा घर पे और आधा ताज में था और टीवी पर अपनी आंखों के सामने वो सब देख रहा था। दोस्तों, यहां रतन टाटा का वो रूप देखने को मिला जिसने उनका कद भारतीय दिमाग में और बड़ा कर दिया। बाद में रतन टाटा उस टेंस सिचुएशन में खुद होटल के बाहर खड़े हुए दिखे, लोगों को आश्वासन देने के लिए। अस्पताल में खुद उन लोगों से मिलने गए जो इंजर्ड थे, जिन ताज एम्प्लॉइज की जान इस टेरर अटैक में चली गई। उनकी बची हुई जिंदगी की पूरी सैलरी एक साथ उनके परिवार को एक मुश्त दे दी और उनके बच्चों के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी एजुकेशन और मेडिकल सपोर्ट बिल्कुल फ्री कर दी। जिंदगी भर के लिए उन लोगों को काउंसलर प्रोवाइड करवाया गया, और सिर्फ केवल एम्प्लॉय के लिए नहीं, बल्कि जो लोग होटल के बाहर ठेला लगाते थे, जिनसे टाटा ग्रुप का कोई लेना देना नहीं था, या पैदल जा रहे लोग थे जिनको शायद रतन टाटा जानते भी नहीं थे, या शायद वो शहीद पुलिसकर्मी, उन सब के लिए रतन टाटा ने अपने खजाने खोल दिए ताकि किसी को भी पैसों को लेकर कभी दिक्कत ना आए। साथियों, सरकारों के मुआवजे आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन रतन टाटा ने 1 महीने के अंदर ही सबको उम्मीद से भी ज्यादा दिया। कहते हैं नीयत साफ हो तो काम करने में समय कभी नहीं लगता। रतन टाटा ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ताज को दोबारा ब्यूटीफाई किया गया और पहले से भी बहुत सुंदर बनाया गया, कि मानो रतन टाटा टेररिस्ट को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि तुम जान ले सकते हो, इमारत गिरा सकते हो, मगर हमारे हौसलों को नहीं गिरा सकते। अब बात करते हैं रतन टाटा सर की शादी को लेकर, जिसका रहस्य हमेशा से बना हुआ है। दुनिया में प्यार बांटने वाला इंसान असल जीवन में अकेला क्यों रह गया? दोस्तों, रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। बताता हूं क्यों। जब वो अमेरिका में थे तब उन्हें वहां की एक लड़की से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, उम्र ही कुछ ऐसी थी और वे उससे शादी भी करना चाहते, लेकिन तभी उन्हें अपनी बीमार दादी से मिलने के लिए भारत आना पड़ा। वो दादी जिन्होंने बचपन में रतन टाटा को पाल पोस कर बड़ा किया था, वो दादी जो उनके दिल के बहुत नजदीक थी, वो भारत लौट रहे थे। उन्होंने उस लड़की से कहा कि चलो चलते हैं भारत, वही शादी भी कर लेंगे, लेकिन उस लड़की के माँ बाप ने उसे इंडिया नहीं आने। क्यों? क्योंकि उस समय इंडिया चाइना वॉर चल रहा है। और बाद में रतन टाटा को पता चला कि उस लड़की ने वहीं पर किसी दूसरे से शादी कर ली। रतन टाटा बताते हैं कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ। हर बार ऐसा हुआ कि उनकी शादी बस होने ही वाली थी, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो खुद पीछे हट जाते थे, कभी काम में व्यस्त होने की वजह से, कभी शादी को लेकर एंजाइटी की वजह से। वे कहते हैं कि अगर पीछे मुड़कर देखता हूं तो जिनसे शादी होनी थी तो लगता है अच्छा हुआ कि शादी नहीं हुई, अगर शादी हो गई होती तो मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। रतन टाटा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा कमाल का किस्सा है। जब वे टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, उसके 15 ही दिन बाद टेलीकॉम में हंगामा हो गया। कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एक टॉक के दौरान रतन टाटा ने इस किस्से के बारे में बात करी। एक गैंगस्टर था जिसने देखा कि ट्रेड यूनियन के पास बहुत सारा पैसा है और वह उस पर कब्जा करना चाहता था। उसके करीब 200 फॉलोअर्स थे, गुंडे बदमाश किस्म के लोग होंगे। प्लांट में बाकी 4000 लोगों को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं था। रतन टाटा अपनी कंपनी की गलती यह बताते हैं कि उन्होंने यूनियन को फॉर ग्रांटेड ले लिया। यूनियन को मैनेजमेंट का माउथपीस माना जाता है, इसी के चलते वर्कर्स इस गैंगस्टर के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे। उसने कंपनी के 400-500 एम्प्लॉयज के साथ मारपीट शुरू कर दी। लोकल पुलिस के साथ सांठगांठ थी, इसलिए चांसेस थे कि पुलिस के पास जाओ तो भी पुलिस कार्रवाई नहीं करने वाली। फिर वह कंपनी के कुछ अफसरों के घर जाने लगा। रात के 2 बजे मुंह को ढककर डोरबेल बजाता, दरवाजा खुलते ही चाकू मार देता, हमेशा जांग पर चाकू मारता ताकि मरते नहीं। सर्जरी करवानी पड़ती और मैनेजमेंट में एक डर का माहौल पैदा हो गया। उससे स्ट्राइक करवा दी और कंपनी में सब कुछ रुक गया। कई सलाहकारों का मानना था कि कंपनी को इस गैंगस्टर को खुश करना चाहिए, रुपया वगैरह देकर सेटल करना चाहिए, लेकिन रतन टाटा ने कहा नहीं, यह सही बिल्कुल नहीं होगा, कोई गैंगस्टर हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जानते हैं रतन टाटा ने किया? रतन टाटा ने वर्कर्स को वापस आने के लिए कहा। वर्कर डरे हुए थे कि जो वर्कर काम पर गया तो कहीं वह गैंगस्टर उसके परिवार को चोट ना पहुंचा दे, इसलिए रतन टाटा खुद
प्लांट में गए और वहां 3 दिन उन्हीं वर्कर के साथ खुद काम करते रहे और वर्कर धीरे 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 अब काम पर लौटने लगे। उन्होंने देखा कंपनी का मालिक खुद हमारे साथ काम कर रहा है। गैंगस्टर कहता रहा कि प्लांट बंद है, कोई ना जाए, पर रतन ने इश्तिहार लगवा दिए कि सारे वर्कर काम पर वापस आ चुके हैं, प्लांट बढ़िया चल रहा है, लौट आइए। और सारे वर्कर्स वापस आ गए। आखिरकार पुलिस ने उससे और उसके साथियों को अरेस्ट किया, हड़ताल खत्म हो गई और गैंगस्टर ने जेल से बाहर आकर कहा कि वह रतन टाटा को जान से मार देगा। फिर से सलाहकारों ने टाटा साहब को कहा कि इसके साथ पैचअप कर लिया जाए, लेकिन रतन टाटा कहां मानने वाले थे। उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे बदमाश लोगों से बात ही नहीं करेंगे। ऐसे हैं अपने रतन टाटा दोस्त। रतन टाटा जमीन से आसमान तक कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ तो लग्जरी कार्स रेंज रोवर और जैगवार को एक्वायर किया और दूसरी तरफ उसी साल 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च कर दिया। यह भी एक बेहद कमाल का किस्सा है दोस्तों कि उन्होंने एक इंडियन फैमिली को स्कूटर पर जाते हुए देखा कि एक बच्चा माँ और बाप के बीच में फंसा हुआ था। स्लिपरी रोड थी। यह देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा इनके लिए कुछ तो करना चाहिए। पहले तो वो ये सोच रहे थे कि उन टू व्हीलर को ज्यादा सेफ कैसे बना सकता हूं मैं। उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की हुई थी, तो जब भी फ्री होते चित्र बनाने लगते। फिर धीरे 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 उन चित्रों में टू व्हीलर की जगह 4 पहिए आ गए और आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि नहीं, एक कार ही बनाऊंगा, ऐसी कार जो हमारे देश के सब लोग खरीद सके। और इस तरह शुरू हुई टाटा की लखटकिया कार नैनो। हालांकि सस्ती कार के रूप में इसकी ब्रांडिंग करना एक स्ट्रेटेजिक भूल थी और ये कार 2018 में बंद हो गई। रतन टाटा एक बिजनेस जीनियस तो है ही दोस्तों, साथ ही उनकी सिंप्लिसिटी, सेंसिटिविटी और ह्यूमिलिटी के बहुत से किस्से हैं। रिसेंटली जनवरी 4, 2021 को रतन टाटा ट्रेवल टू पुणे टू मीट एन एलिंग फॉर्मर एम्प्लॉय। अपने एक पुराने एम्प्लॉय से मिलने में पुणे उनके घर चले जाते हैं। Soon after his visit, the 86-year-old trended all over the internet। सब इंटरनेट पे सिर्फ रतन टाटा की वो तस्वीरें जिसमें अपने एम्प्लॉय के साथ बातचीत कर रहे हैं पूना के उनके घर। साथियों, कुत्तों से उन्हें बहुत लगाव है और वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करें। इनफैक्ट उनकी फेवरेट किताब भी कुत्तों से रिलेटेड है। गास स्पेन की लिखी हुई किताब है द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन। इसमें कुत्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसानों की लव स्टोरी दिखाई गई है। फरवरी 2018 में यूके के प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा को फिलैंथ्रोपी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते। वे बकिंगम पैलेस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन तभी उनके कुत्ते टीटो की तबीयत खराब हो गई। देखिए अपने कुत्ते से कितना प्रेम था, वे उसको छोड़कर नहीं जा सके। उन्होंने अवार्ड फंक्शन को ही छोड़ दिया। साथियों, प्रिंस चार्ल्स जैसे इंसान का इनविटेशन सिर्फ रतन टाटा ही ठुकरा सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स को जब पता चला तो उन्होंने तारीफ में कहा कि इतने शानदार इंसान है रतन टाटा और इसलिए ही टाटा ग्रुप आज इस बढ़िया पोजीशन में है। एक बार एक ऑनलाइन कैंपेन चला कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि मैं आपके सेंटीमेंट की कदर करता हूं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे कैंपेन बिल्कुल ना चलाएं, डिसकंटिन्यू कर दिए जाए। वे कहते हैं कि मैं एक इंडियन हूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। रतन टाटा कभी इकोनॉमी क्लास में सफर करते हुए दिख जाते हैं, कभी कभार अपनी कार के ड्राइवर के साथ बैठे हुए आगे वाली सीट पर दिख जाते हैं, कहीं फोटो खिंचवाते हैं बाकी लोगों के साथ और आगे की लाइन में घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कमाल का काम करते हैं टाटा साहब। एक बेहद मजेदार किस्सा इंस्टाग्राम का भी है। एक बार उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बताया कि 10 लाख लोग उनके इस पेज से जुड़ चुके हैं। एक लड़की ने कमेंट किया, कमेंट क्या किया, कांग्रेचुलेशन छोटू और एक हार्ट इमोजी बना थी। रतन टाटा को लिख रही है लड़की कांग्रेचुलेशन छोटू। बहुत से यूजर ने लड़की की आलोचना कर दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमारे टाटा साहब के बारे में ऐसा लिखने की। लोग ट्रोल करने लग गए। तो होना ही था। रतन टाटा ने उस कमेंट के नीचे जवाब दिया, हम सभी के अंदर एक बच्चा है, कृपया करके इस यंग लेडी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। ये है हमारे टाटा साहब। ट्रोलिंग के चलते लड़की ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया तो रतन टाटा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिख दिया कि बहुत ही मासूम जवान लड़की ने कल अपने हर्टफेल्ट सेंटीमेंट शेयर किए और अपने कमेंट में मुझे बच्चा कहा। इसके लिए उसे बुली किया गया, डिसरिस्पेक्ट किया गया और आखिरकार उसने अपने सेंटीमेंट्स को डिलीट कर दिया। मैं उस लड़की के हर्टफेल्ट नोट को अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह दोबारा पोस्ट करने से ना रुके, दोबारा ऐसा पोस्ट करे। क्या कमाल के इंसान है रतन टाटा। साथियों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप रतन टाटा के फैन हो और मानते हो कि वाकई में रतन टाटा हमारे देश के सही हीरो हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हर भारतीय के पास और आज के इस वीडियो से कुछ सीखे, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें।